जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? एवरीबॉडी इज फाइन। चलिए बैठ जाइए। सर आज हम लोगों का पहला क्लास है और ये जो पेनेसिया बैच है, पेनेसिया का मतलब क्या होता है? एकदम अमृत। तो ये पेनेसिया बैच जो है बिल्कुल अमृत की तरह काम करेगा सारे इंग्लिश लर्नर्स के लिए। ये पेनेशिया है। जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वोकेबलरी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक जो विंग है वोकेबलरी, वहीं से हम क्लास की शुरुआत करेंगे और उसके बाद ग्रामर। और ये वोकेबलरी और ग्रामर को दोनों को इस तरह से मिलाएंगे कि आपका राइटिंग राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल दोनों अच्छा हो जाए और साथ ही साथ रीडिंग स्किल भी अच्छा हो। यानी कि पांचों सेगमेंट को ध्यान में रख के ये कोर्स आपको कराई जाएगी। इस कोर्स को करने से सभी को फायदा होगा, जो अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं इंग्लिश में उनको भी, और साथ ही साथ जो किसी भी तरह के कंपटीशन में हैं। जैसे चार तरह के कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं। जैसे एक तो एसएससी के बच्चे होते हैं जिसमें सीएचएसएल से लेके सीजीएल सब की तैयारी करते हैं। दूसरा होता है बैंक के विद्यार्थी जो बैंक के एस्पायरेंट्स हैं। और तीसरा होता है सिविल सर्विसेज जिसमें यूपीएससी वगैरह के आ जाते हैं। और चौथा टीजीटी पीजीटी, ये सब को जो तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों को। तो ये जो बैच है ना, ये हर एक बच्चों के लिए है, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, यूपीएससी हो, टीजीटी पीजीटी, बैंक पीओ, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है बाकी प्रोफेशनल्स के लिए भी। तो हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे सबसे पहले वोकेबलरी से। और शुरुआत करेंगे वोकेबलरी में भी हम 7-8 ऐसे विंग्स हैं जिसको हम टच करेंगे, जैसे इडियम फ्रेजेज, सेनोनेम, एंटोनेम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये सब को टच करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग इडियम फ्रेजेस से। और अपना अपना स्पीकर बंद कर दीजिएगा दोस्तों, जब बोलना होगा कुछ सवाल करना होगा तभी स्पीकर ऑन करेंगे। तो इडियम फ्रेजेज और सेनोनेम से लेके चलेंगे। और क्या होता है जब हम वोकेबलरी पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो हम कुछ समय के बाद उसको भूल जाते हैं। तो हम शुरू से ही उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे और सब लोग ट्राई करेंगे, छोटा ही सेंटेंस लेकिन सब लोगों को कोशिश करना है बोलने का। सही है, तो अपना क्लास शुरू करते हैं आज से। अच्छा, वोकेबलरी का अपना अलग एक मोटा सा नोटबुक बना लीजिएगा, ग्रामर का एक सेपरेट बनाइएगा। और इसी तरह से आपका जो दो कम से कम बनाइए, बाकी रीडिंग राइटिंग ये सब का तो पीडीएफ वगैरह हम आपको देंगे, साथ में प्रैक्टिस कराएंगे। तो दो नोटबुक आप जरूर रखिएगा, वोकेबलरी और ग्रामर को अलग अलग करके रखेंगे। सही है दोस्तों। और इंग्लिश इतना बढ़िया कर देंगे कि वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं होगी किसी भी एग्जाम में, या अपने पर्सनालिटी का एक बेस्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक बन के ये सामने आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और शुरुआत करेंगे इडियम और फ्रेजेस से। और कोई भी जो ग्रामर का चैप्टर कराएंगे तो ग्रामर का जब एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, 27 टॉपिक ग्रामर का मैं कराऊंगा इसमें। 27 टॉपिक ग्रामर का नॉर्मली लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करा के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा इंग्लिश के जितने भी डिवाइसेस टूल्स हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए जानना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, वोकेबलरी में भी ऐसा नहीं है कि ईडीएम फ्रेजेज है तो 50-100 करा के छोड़ देंगे, आपको 500, 600, 1000 तक ईडीएम फ्रेजेज कराएंगे। मतलब सब कुछ भरपूर मिलेगा। मतलब यहाँ के बाद आपका मतलब जो सर्च है यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको बस दो मोटे मोटे नोटबुक बना लीजिए, ग्रामर का अलग और वोकेबलरी का अलग, और इन्हीं दोनों को मिला के हम आपको लिखना पढ़ना बोलना सब सिखा देंगे। तो क्लास को अभी दो पार्ट में करेंगे। वोकेबलरी शुरुआत में अभी रखेंगे और फिर ग्रामर को पढ़ेंगे। और जब ग्रामर का एक टॉपिक खत्म होगा फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे दमदार तरीके से। और उस प्रैक्टिस में वोकैब्स भी पिरोया रहेगा, हर सेंटेंस में एक एक वर्ड रहेगा, तो धीरे धीरे करके आप आसानी से इसको इनकलकेट कर लेंगे। तो देखिए,
अभी स्टार्टर मान के चलिए, इडियम और फ्रेजेस से शुरुआत कर रहे हैं। आवाज आ रही है बच्चों सभी को? आवाज आ रही है ना? हाँ चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप लोग जरा साथ में गेस करिए। अ कैट एंड डॉग लाइफ एक फ्रेज होता है। देखिए फ्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, प्रिडिकेट क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, ये सारी चीजों को मैं समझाऊंगा। तो आप फ्रेजेस समझ लीजिएगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से सिर्फ हम फ्रेज नहीं बोलेंगे, वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा। चाहे तो कोई फ्रेज नाउन का काम करता है तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज, वर्ब का काम करेगा तो वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन का काम करेगा तो फ्रेज प्रीपोजिशन। समझ रहे हैं ना? एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज। यानी कि लेटर, वर्ड, क्लाउज और सेंटेंस, यही चार चीज होता है जो मेन कंपोनेंट होता है अंग्रेजी का। तो हम वोकेबलरी की क्लास शुरू करें। अ कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब पता है? कोई बताएंगे? अ कैट एंड डॉग लाइफ, क्या आपको कैट एंड डॉग लाइफ पसंद है? नहीं पसंद है ना? कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है अ लाइफ फुल ऑफ, यस, अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्राइफ। यानी कि स्ट्राइफ का मतलब होता है डिस्प्यूट, यानी कि लड़ाई झगड़ा से भरी हुई जिंदगी। तो अगर कोई भी फ्रेज के पहले अगर ए एंड द लगा हुआ है ना, तो वो समझ लीजिएगा कि नाउन फ्रेज है। ये हमारा नाउन फ्रेज है। ऐसे धीरे धीरे करके आप समझने लगेंगे कि कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा एडजेक्टिव। ये हमारा नाउन फ्रेज है, अ कैट एंड डॉग लाइफ। और स्ट्राइप का मतलब होता है डिस्प्यूट, कलह, फाइट, डिसएग्रीमेंट। तो इसको वाक्य में, एक छोटा सा वाक्य में बनाइए। डू यू लाइक अ कैट एंड डॉग लाइफ? डू यू लाइक अ कैट एंड डॉग लाइफ? नो, आई डोंट लाइक अ कैट एंड डॉग लाइफ। Nobody likes a cat and dog life. Everybody loves a peaceful life because most of the people are peace loving persons. तो कैट एंड डॉग लाइफ क्लियर हो गया? अच्छा, और जो भी चीज हम बताएंगे ना, जो भी चीज बताएंगे उसका पीडीएफ, ग्रामर का पीडीएफ मैंने पहले डाल दिया है, और वोकैब्स का पीडीएफ भी आपको मैं पहले ही डाल दिया करूंगा। जैसे नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन का पीडीएफ पहले डाला है, प्रोनाउन है तो उसका पहले डाला है, सारे ग्रामर के पार्ट्स का 2700 टॉपिक का पीडीएफ मैंने पहले डाल दिया है। वोकेबलरी का भी पीडीएफ, जैसे आज तो पहला क्लास है हम लोग का, तो हमने बस इसको आज शुरुआत किया है, एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इसका भी पीडीएफ, जैसे इडियम फ्रेजेज है इसका भी पीडीएफ पहले डाल देंगे, और सिनोनिम कराएंगे उसका भी पीडीएफ पहले डाल देंगे कि एडवांस में आप पढ़ाई करें। चलिए दूसरा जरा गेस करिएगा, और आप लोग अगर कोशिश कर सकते हैं तो बढ़िया है, सब लोग ट्राई करिएगा। डॉग डेज का मतलब क्या होता है? डॉग डेज, डॉग डेज का मतलब होता है माइजरेबल लाइफ। माइजरेबल लाइफ का मतलब, हाँ, दयनीय जीवन, बहुत बेकार जीवन, कष्ट से भरा हुआ जीवन, पिटिएबल। पिटिएबल और माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय जीवन। तो मैं अपना दुख भरा हुआ जीवन को याद नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू रिमेम्बर माई डॉग डेज। मुझे पता नहीं कौन आएगा और मुझे ये डॉग डेज से छुटकारा देगा। आई डोंट नो हु विल कम एंड गेट रीड ऑफ माई डॉग डेज। ठीक है ना? तो ये होता है बहुत ही दयनीय जीवन, बहुत ही दुखद जीवन, माइजरेबल और पिटिएबल लाइफ। ये भी नाउन फ्रेज है। डॉग ईट डॉग, मतलब ऐसा होता है ना जहाँ पे मतलब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खाने के लिए तैयार है, मतलब कितना कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जैसे आज के जीवन में क्या है, सब लोग अपना सेल्फिश बन के जीना चाहते हैं, अपने आप से सिर्फ मतलब रहता है। तो इस तरह के कंपटीशन में कैसे सरवाइव करेंगे हम लोग? वेयर अ डॉग इट्स अ डॉग, यहाँ पे एक डॉग दूसरे डॉग को खाने के लिए तैयार है, मतलब यहाँ प्रतिस्पर्धा जो है, हाँ, विशियस कंपटीशन, विशियस कंपटीशन यानी बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा। डॉग ईट डॉग, समझ गए? चलिए और देखिए, अ डॉग इन द मैंजर,
ये भी नाउन फ्रेज है, बताइए इसका क्या मतलब है? माई फ्रेंड इज नॉट अ डॉग इन द मैंजर, माई फ्रेंड इज नॉट अ डॉग इन द मैंजर, मेरा दोस्त सेल्फिश पर्सन नहीं है, ये भी हमारा नाउन फ्रेज है, अ सेल्फिश पर्सन। आई डोंट वांट टू कीप एनी फ्रेंडशिप विद अ डॉग इन द मैंजर। सही है। एक एक वाक्य में, छोटा छोटा वाक्य में अगर आप प्रयोग कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। छोटा छोटा ट्राई कर सकते हैं। मैनेजर नहीं, मैंजर। मैंजर कहते हैं एक छोटा सा पॉट होता है, जैसे काऊ वगैरह है ना, काऊ को खिलाते हैं, या बुफेलो है तो उसके लिए खिलाने के लिए एक नाद होता है ना, जिसमें फोडर डालते हैं, हे डालते हैं, तो उसको कहते हैं मैंजर। तो डॉग इन द मैंजर यानी पशु का चारा कुत्ता खाए, मतलब ये सेल्फिश टाइप का बात हो गया, कोई भी चीज अगर उसको डाला हुआ है तो डॉग इन द मैंजर का मतलब सेल्फिश पर्सन। माई ब्रदर इज नॉट अ डॉग इन द मैंजर बट पीपल बिलीव हिम टू बी अ डॉग इन द मैंजर बट ही इज नॉट इन फैक्ट। चलिए पांचवा इडियम देखिए, गेस करिए, बताइए, सारे जानवर पे हैं। ये भी एक थेम है कि जो हम दे रहे हैं वो एक थेम पे चल रहा है कि सिर्फ जानवर से रिलेटेड है। गो टू द डॉग्स, बोलते हैं ना कि तुमको खिलाना कुत्तों को खिलाना बराबर है, मतलब कि तुमको खिला रहे हैं वो वेस्टेज जा रहा है ना, व्यर्थ जा रहा है। तो गो टू द डॉग्स ये भर फ्रेज है। माई सेविंग्स आर गोइंग टू द डॉग्स, मेरा सारा बचत किया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है। माई ऑल अर्निंग्स आर गोइंग टू द डॉग्स, आई हैव टू लर्न द स्किल हाउ टू सेव माई मनी, ऑल माई अर्निंग्स ऑल माई सेविंग्स विल गो टू द डॉग्स, आई नो इट। समझ रहे हैं, वेस्ट जाना, टू गो वेस्टेज, ये हो जाएगा टू गो वेस्टेज, ये लगाइए। यस। आप लोग अनुमान लगा पा रहे हैं, एक आध सही कर पा रहे हैं दोस्तों? आप लोग बात करिए, अगर आप बोलेंगे तो आवाज आएगी मेरे पास। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए, तो अब एक आध छोटा कोशिश करो वाक्य बनाने का, कोई मुश्किल नहीं है, गलती बोलो, आज पहला क्लास है, जितना गलती करेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ना करना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। तो लैप डॉग, लैप डॉग का अनुमान लगाइए, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन सही? लैप डॉग, आई डोंट लैप एनी डॉग। हाँ, मतलब इसको है फॉर प्रॉफिट फ्लैटर अदर्स, दूसरे को मतलब चापलूसी करते हैं, बोलते हैं ना फ्लैटर करना। फ्लैटर करना मतलब क्या होता है? चापलूसी करना या कैजोल करना, अपीज करना। एक एक वर्ड के 100 वर्ड आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे देखिएगा। 1000 ईडीएम आपको कराएंगे, 1000 ईडीएम आज तक कोई नहीं कराया है, इतना सारा करवाएंगे, इतना सारे चीज इतना भरपूर मिलेगा कि मजा आ जाएगा दोस्तों। तो लैप डॉग, यू आर लैपिंग अ डॉग दैट्स नॉट सूट्स योर पर्सनालिटी। आप चापलूसी कर रहे हैं फायदे के लिए दूसरे का, ये आपको सूट नहीं करता है। फॉर प्रॉफिट फ्लैटर अदर्स, मतलब अपने फायदे के लिए दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं। फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, चापलूसी करना मतलब बटरिंग करना। हाँ, यू आर ट्राइंग टू से सम स्वीट वर्ड्स बट दैट इज एक्चुअली हैविंग अ मोटिव। आपका एक पर्सनल मोटिव है जिसको पूरा करने के लिए आप किसी से प्यार से बात करते हैं। जैसे पापा से बात करते हैं ना कि पापा मैं आज खाना खा ली हूँ, लंच फिनिश कर ली हूँ, तो मुझे ना आज ये लेके दीजिए। है ना, अपना फेवरेट चीज़ शॉप से खरीदवाती हैं। आज मैं लंच पूरा कर ली हूँ, आज मैं गेम खेलूंगी रो ब्लॉक्स। है, ये हुआ फ्लैटरी करना, यू आर लैपिंग अ डॉग। मतलब आप अपने फायदे के लिए दूसरे को मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं। चलिए बच्चों अगला बताइए, 7, लेट अ स्लीपिंग डॉग लाई, लेट अ स्लीपिंग डॉग लाई। हाँ, मतलब इंस्टिगेट मत करिए, किसी को प्रोवोक मत करिए, मतलब उससे मतलब कोई खतरा को, मतलब खतरा मोल लेने वाली बात हो गई, ये हो गई कि खतरा आप ले रहे हैं। तो डोंट लेट अस, लेट अ स्लीपिंग डॉग लाई, डोंट डिस्टर्ब हिम, है ना। इट्स नॉट माई हैबिट टू नॉट लेट अ स्लीपिंग डॉग लाई, आई ऑलवेज लेट अ स्लीपिंग डॉग लाई, मैं कभी भी खतरा को
इंस्टिगेट नहीं करता, ट्रबल को इंस्टिगेट नहीं करता। इंस्टिगेट करना मतलब उकसाना, इंस्टिगेट करना मतलब उकसाना। सही है बच्चों। चलिए 8वां, वैसे मैं रोज 20 ईडीएम कराता हूँ, लेकिन आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो धीरे धीरे आज 10 कराएंगे, 5 ही सिनोनिम कराएंगे। आज एक बार सब इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। हैंग डॉग एक्सप्रेशन, हैंग डॉग एक्सप्रेशन। आप हैंग डॉग एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप ऐसी कुछ बातें कह रहे हैं जो सामने वाले वाले को एकदम इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब समझ से परे है। तो हैंग डॉग एक्सप्रेशन से का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल एक्सप्रेशन। क्या लगता है जब आप इंटरव्यू में हैं, कोई डिबेट में आप बैठ रहे हैं, कहीं जीडी कर रहे हैं, तो हैंग डॉग एक्सप्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। You should not give hang dog expression. You should be straightforward. You should be candid. You should be blunt, outspoken. Don't stammer while speaking. Always be clear with your words, clear with your mind, clear with your heart. Your expression must be clear. Always avoid hang dog expression in your communication. अपने बातचीत में hang dog expression को आपको avoid करना है। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये कैट्स एंड डॉग्स आपका जो है एडवर्बियल फ्रेज है। अभी पहचानना सीखेंगे धीरे धीरे कि कौन सा फ्रेज एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। ये मैं बता दूंगा 1 2 3 दिन के क्लास में ही। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। अच्छा, ईडीएम में ध्यान रखिएगा, ईडीएम का मतलब होता है सरफेस मीनिंग किसका अलग है और इनर मीनिंग अलग है। तो कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते बिल्ली होता है सरफेस मीनिंग, लेकिन इनर मीनिंग हेवली हो जाता है। तो इसका हो जाएगा टू रेन हेवली। इसका मतलब हो जाएगा टू रेन हेवली, इट वॉज रेनिंग हेवली। और कभी भी एग्जाम में लिखा रहे ना इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स या इट वॉज रेनिंग विद कैट्स एंड डॉग्स, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइक और विद प्रीपोजिशन है, एडवर्ब के पहले आएगा नहीं। तो ये खैर आगे का चीज है, फिलहाल याद रखिएगा। और ये वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे जो आप यूज करते हैं ना वर्ड और इडियम, सिर्फ एग्जाम नहीं निकालना है। ये कोर्स पूरा होते होते आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाए कि कहते हैं ना कि जिसके पास वर्ड पावर है उसी के पास मैन पावर है। अगर आप सही समय पे सही वर्ड अगर एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले का ध्यान नेचुरली आपकी तरफ चला जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं हैंग डॉग एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, आप हैंग डॉग एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं? आप एक कैट एंड डॉग लाइफ क्यों जी रहे हैं? कुत्ते बिल्ली वाला कलापूर्ण जीवन क्यों जी रहे हैं? ये डॉग डेज से आपको छुटकारा पाना चाहिए, समझ रहे हैं ना? आप क्यों एक डॉग को लैप कर रहे हैं? वाई आर यू लैपिंग अ डॉग? तो हम एक्सप्रेशन में इसका प्रयोग करेंगे ना तब मजा आएगा। हम कह रहे हैं कि ये मूसलाधार बारिश हो रही थी कल, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, दैट्स वाई आई कुडंट गो टू ऑफिस। तो यूज में लाना है दोस्तों। अब ये लास्ट देखिए, 10 ही आज करेंगे। देखिए अ कैट अमंग द पीजन्स, अ कैट अमंग द पीजन्स का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए खतरा बन जाए, है ना? तो ये हो जाएगा ना अ रीजन ऑफ फियर। हम सारे फ्रेंड्स ना इंजॉय कर रहे थे, अचानक मेरे पिताजी आ गए, इट वाज जस्ट लाइक अ कैट अमंग द पीजन्स। हम क्लास में ना मस्ती कर रहे थे, अपने सारे दोस्त लोग ना जोक शेयर कर रहे थे, अचानक क्लास टीचर आए, पता ही नहीं चला, पैर दबा के एकदम आए। तो इट वाज जस्ट लाइक अ कैट अमंग द पीजन्स। जैसे पीजन्स बहुत डरता है ना कैट से, तो वैसे हम सब लोग ना बहुत डर गए, तो एक रीजन था डर का। तो जो एक डर का रीजन होता है उसके लिए बोलते हैं कैट अमंग द पीजन्स। अब एक बात समझ में आ रहा है, एक थेम लेके चल रहे हैं कि वो इडियम जिसमें सिर्फ जानवर का प्रयोग हो, वो इडियम जिसमें सिर्फ हैंड नोज का प्रयोग हो, जिसमें नेक का प्रयोग हो, जिसमें कलर का प्रयोग हो। तो एक एक थीम लेके चलेंगे ना तो चीजें याद होगी। और फिर एक एक इडियम के बदले में 4 इडियम जो सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है उसको हम याद करेंगे। तो बड़ा ही तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। तो समझ में आया दोस्तों? समझ में आया इडियम फ्रेजेस? बच्चों एक बार बोलो, आया? हाँ, अब ये बताइए कि ये सब इडियम फ्रेजेस खाली आप अपने नोटबुक में रखेंगे कि डेली यूज में लाएंगे? बताइए, हैंग डॉग एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? इनकॉम्प्रिहेंसिबल एक्सप्रेशन, मतलब एकदम अस्पष्ट,
मतलब चीजें आप साफ साफ नहीं कह रहे हैं तो उसको कहते हैं हैंग डॉग एक्सप्रेशन। बोलो, अ कैट एंड डॉग लाइफ किसको किसको पसंद है? Nobody likes a cat and dog life. Cat and dog life means life full of strife. Very good. Strife means dispute, fight. So nobody loves fighting, है ना? अब ये बताइए कि टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ? हाँ, इट्स रेनिंग हैवली, है ना? एडवर्ब फ्रेज है ना? डॉग डेज का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? मिजरेबल लाइफ, पिटिएबल लाइफ, लाइफ फुल ऑफ सॉरो, लाइफ फुल ऑफ डिस्पेयर, लाइफ फुल ऑफ ओडियम, टीडियम, इनोई, है ना, डिबेकल। अब ये बताइए लैप और डॉग का मतलब क्या होता है? टू लैप और डॉग, फ्लैटर करना, है ना? अब बताइए, और डॉग इन द मैंजर का मतलब क्या होता है? डॉग इन द मैंजर, योर फादर इज नॉट अ डॉग इन द मैंजर, ही इज अ वेरी जेनरस बाउंटीफुल पर्सन, है ना? ट्राई टू स्पीक अ डॉग इन द मैंजर, क्लियर है? चलिए आप बताइए डॉग इट्स डॉग, इसका मतलब क्या हुआ? डॉग इट्स डॉग, विशियस कंपटीशन, मतलब वहां ऐसा कंपटीशन कि मतलब आदमी आदमी को खा रहा है। हाँ, मतलब इस तरह का कंपटीशन, तो ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ये बहुत अनफेयर कंपटीशन हो गया। चलिए अब हम 5 सिनोनिम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चलें आगे? चलें दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ड्स मैं कल पूछूंगा, इसको यूज में लाना है, ठीक है ना? और 2 नोटबुक बनाना है, वोकेबलरी का अलग और ग्रामर का अलग बनाएंगे। और सारा एग्जाम देखो, इंग्लिश तुम्हारा अच्छा रहेगा ना तो सीपीओ वाला एग्जाम तुरंत निकल जाएगा, सीडीएस का निकल जाएगा, एनडीए का निकल जाएगा। बाकी मतलब बहुत सारे एग्जाम है जो इंग्लिश बेस्ड हैं। एसएससी में भी इंग्लिश, बहुत सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश का ही आता है। तो सीएचएसएल है, जुडिशियरी का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप आईएल्स का दे रहे हैं, टॉफिल का दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, टीजीटी है, पीजीटी है, हर एक एग्जाम के लिए परफेक्ट है। बातों बातों में हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिनोनिम कराऊंगा। ओके, ओके। चलिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 5 वर्ड्स दिया हुआ है सिनोनिम का। अवेस एक तरफ सिनोनिम है और दूसरी तरफ उसके सिमिलर वर्ड्स हैं। आपको मैच करना है, आप कितना जानते हैं। देखिए, आपका मेमोरी का भी चेक होगा। आप लोग सब 10th पास हैं, कोई इंटर पास है, कोई ग्रेजुएट के बच्चे हैं, कोई और ऊपर के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आता होगा आपसे। तो आप गेस करिए, अवेस का मतलब कोई बताएगा? अवेस का मतलब, अच्छा, ये सारे वर्ड को हम लिंक वर्ड से जोड़ेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। ऐसा होता है ना कि वो कैप्स हम पढ़ते हैं, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, यूज में तो लाते ही नहीं है। तो हम ये सारे चीज को यूज में लाएंगे, है ना? ये सारे चीज को यूज में लाएंगे। बोल लीजिए सर, अभी क्लास ले रहे हैं। ये सारे चीजों को है ना हम लोग यूज में लाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो देखिए, अवेस का मतलब होता है, अवेस का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। अवेस का मतलब नीचा दिखाना। इसका सिमिलर वर्ड पता है क्या होगा? मॉर्टिफाई करना, बिल्कुल, है ना? अवेस का मतलब नीचा दिखाना और मॉर्टिफाई का मतलब भी नीचा दिखाना। वैसे बहुत सारे वर्ड होंगे जो आपको हम बताएंगे। अवेस होता है, मॉर्टिफाई है, बिलिटिल है ना, डिनाउंस है। चलिए दूसरा वर्ड बताइए। अफेक्ट मतलब असर डालना होता है, लेकिन अफेक्टेड का मतलब बनावटी। कहते हैं ना कि आपका अफेक्टेड स्माइल मेरे पे कोई असर नहीं करता है। हम इसको वाक्य में बनाएंगे। चलिए अभी देखिए, हम वाक्य में बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे आपने पढ़ा कि अवेस, अवेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। अवेस का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। मॉर्टिफाई का मतलब भी होता है नीचा दिखाना। तो हमने एक वाक्य में इसको प्रयोग किया है। हमें वर्ड इडियम जो भी पढ़ेंगे ना उसको प्रयोग में लाना है। वो ऐसा ना हो कि किताब और नोटबुक तक ही रह जाए।
फिर उससे कोई फायदा होगा क्या? ये हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए। हम बोलें तो वो वर्ड निकलना चाहिए। जैसे नॉर्मल वर्ड हम बोलते हैं कि अमीर के लिए रिच बोलते हैं, गरीब के लिए पुअर बोलते हैं। हम कोशिश करेंगे ना कि रिच के जगह हम ऑपुलेंट बोलें, एफ्लुएंट बोलें, गरीब के जगह हम पुअर के जगह पेनूरियस बोलें। तो लोग क्या कहेंगे कि अरे बड़ा क्लासी बंदा है, पेनूरियस बोल रहे हैं, पॉपर बोल रहे हैं, गरीब है पॉपर है, पोवर्टी स्ट्राइकन बोल रहे हैं, अंडर प्रिविलेज बोल रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि दे आर पुअर, इसके जगह अगर हम कह रहे हैं दे आर पेनूरियस, दे आर पोवर्टी स्ट्राइकन, दे आर पॉपर, समझ रहे हैं ना, दे आर डेस्टिट्यूट, तो कितना अच्छा लगता है। तो हमें वर्ड को सीखना है और उसको यूज में लाना है। अब इसी तरह से जैसे अवेस है, मॉडिफाई है, तो हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति का मोरल बेस, तो ये लिंक वर्ड हो गया दोस्तों, ये लिंक वर्ड है, तो आपके मेमोरी में पहले से है बेस वर्ड। तो जिस व्यक्ति का मोरल बेस अच्छा होता है उसे कोई अवेस नहीं करता है, ना ही उसे कोई मॉडिफाई अपमानित करता है। सही है। तो बेस लिंक वर्ड है, उससे हमने अवेस को जोड़ा है। और इस वाक्य में हमें इस वाक्य को ना इंग्लिश में लिखने का भी प्रयास करना है। आप ये मत सोचिए कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ट्राई करिए। कैसे बनाएंगे? द पर्सन हु हैज गुड मोरल वेज, ही कैनॉट बी अबेस्ड और मॉडिफाइड। सही है, सिंपल हो गया। अब ये है कि अवेस का और क्या क्या वर्ड हो सकता है। तो अवेस का मतलब नीचा दिखाना, डिवेस का मतलब भी नीचा दिखाना होता है, मॉर्टिफाई का मतलब भी नीचा दिखाना होता है, बी लिटिल का मतलब भी नीचा दिखाना होता है ना, डिनाउंस का मतलब भी नीचा दिखाना होता है, समझ रहे हैं। एम्बैरेस का मतलब भी नीचा दिखाना होता है, ह्यूमिलिएट का मतलब भी नीचा दिखाना होता है, लुक डाउन अपॉन बोलते हैं, उसका मतलब भी नीचा दिखाना होता है। फ्रेजल वर्ब है, जो हम फ्रेजल वर्ब अलग से पढ़ेंगे कई सेट। लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचा दिखाना। सही है। ऐसे ये वर्ब है ना, तो ऐसे बोलना है, आई डोंट अवेस एनी वन, इफ आई हैव गुड बेस ऑफ मैथमेटिक्स nobody can aways me in mathematics. If I have good base financially, then nobody can aways me in society, because society regards money and rich people. So I try to be rich, I try to have good moral base, nobody can aways me, nobody can mortify me. सही है। बताइए, जिस व्यक्ति का बेस अच्छा है क्या उसे कोई अवेस करेगा? जिस व्यक्ति का बेस अच्छा है उसे क्या कोई अवेस करेगा? नहीं करेगा ना। तो बोलो, अवेस का और क्या क्या सिनोनिम हुआ? अवेस, मॉडिफाई, डिवेस, बिलिटिल, डिनाउंस, एम्बैरेस, ह्यूमिलिएट। अभी हमने इतना ही लिखा है, इसके और भी बहुत सारे वर्ड होंगे। जैसे सब्जुगेट का मतलब यही होता है, सरमोनाइज करना, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम वो सारे वर्ड्स को जोड़ते चले जाएंगे। अब जरा देखिए दूसरा, दूसरा जो वर्ड था दोस्तों, अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब होता है बनावटी, हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्राइट, हाँ, हाइपोक्राइट होता है ना, पाखंडी। तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो अफेक्टेड को हम अफेक्ट से जोड़ सकते हैं ना, जिसकी अफेक्टेड स्माइल होती है, बनावटी मुस्कुराहट होती है, वह मुस्कुराहट किसी को अफेक्ट नहीं कर सकता है। आपके अफेक्टेड बिहेवियर किसी को अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो अफेक्टेड बिहेवियर, अफेक्टेड नया वर्ड है, लेकिन अफेक्ट तो पहले से पता है ना कि अफेक्ट का मतलब असर डालना होता है। तो लिंक वर्ड से लिंकअप हो जाएगा। अब ये देखिए कैसे वाक्य में प्रयोग करना है। पढ़िए इस वाक्य को, क्या लिखा है? अफेक्टेड स्माइल यानी कि बनावटी मुस्कुराहट किसी को भी अफेक्ट, असर डालना, मतलब अफेक्ट नहीं करता है। इस तरह के ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब दिखावटी हुआ, और हाइपोक्रिटिकल चीजें यहाँ पर हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हाइप अफेक्टेड है, एक तो वर्ड हो गया अफेक्टेड, इसका मतलब बनावटी हो गया। हाँ,
ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस का मतलब क्या हुआ? ऑस्टेंटेशियस का मतलब ही दिखावटी, हाइपोक्रिटिकल, ये तीनों का मतलब होता है बनावटी, है ना। इसके अलावा और भी हम बोल सकते हैं बहुत सारे वर्ड, स्टिमुलेटेड, डिस्टिमुलेटेड, फैब्रिकेटेड, है ना। तो ये सब का मतलब बनावटी होता है, मतलब फेक है, अनयूजुअल है। तो लिखेंगे अफेक्टेड स्माइल डज नॉट अफेक्ट एनीवन, such kind of ostentatious and hypocritical things are highly objectionable here। अब ये सेंटेंस को ना आप घर पे कोशिश करिएगा कि अंग्रेजी में बनाएं, भले ही गलत ही बनाएं, लेकिन वाक्य में प्रयोग करना है ना। अफेक्टेड से एक आध वर्ड, एक और वाक्य बनाइए ताकि ये व्यवहार में आ जाए। क्या दिखावटी, दिखावटी स्वभाव अच्छा होता है? क्या अफेक्टेड नेचर अच्छा होता है दोस्तों? क्या अफेक्टेड बिहेवियर अच्छा होता है? क्या अफेक्टेड स्माइल या अफेक्टेड लाफ अच्छा होता है? अफेक्टेड चीजें मतलब बनावटी चीजें, फैब्रिकेटेड चीजें कभी अच्छी नहीं होती हैं। चलिए अब बताइए, अगला वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? ऑडेसिटी का मतलब होता है डेयरिंग। ऑडेसिटी का मतलब होता है डेयरिंग, बहादुरी। अब कैसे लिंक करेंगे? देखो सिटी यहाँ वर्ड है ना, सिटी, सिटी मतलब शहर, ये वर्ड आपको पहले से पता है, तो इससे लिंक करेंगे कि इस सिटी में जितने भी लोग हैं ना उनमें ऑडासिटी और डेयरिंग कूट कूट के भरा हुआ है, तो याद हो जाएगा। इस सिटी में जितने भी लोग हैं ना उनमें बहादुरी कूट कूट के भरा हुआ है, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। इस सिटी में रहने वाले ज्यादातर लोग ऑडासिटी और डेयरिंग रखते हैं, तो ऑडासिटी सिटी, सिटी ऑडासिटी, सिटी ऑडासिटी, ऑडासिटी सिटी, सिटी ऑडासिटी हो जाएगा ना। तो इस सिटी में रहने वाले ज्यादातर लोग ऑडासिटी और डेयरिंग रखते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑडासिटी एंड डेयरिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस सिटी हैव ऑडासिटी एंड डेयरिंग। तो इस तरह से बनाना है। अब ऑडासिटी, डेयरिंग का मतलब साहस हुआ, साहस के लिए और भी वर्ड आता है ना, करेजियस से करेज हो जाएगा, करेज। हाँ, आई हैव ऑडासिटी बिकॉज आई हैव नॉलेज, नॉलेज गिव्स यू ऑडासिटी। और इसी तरह से गैलेंट्री होता है ना, गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री का मतलब भी होता है साहस, सही है ना। ब्रेव से क्या बन जाएगा? ब्रेवरी। बोल्ड से क्या बन जाएगा? बोल्डनेस। इंटरप्रीट से इंटरप्रिटिटी। तो एक एक दो दो वर्ड करके हम लोग अभी जोड़ेंगे, ज्यादा वर्ड नहीं। चलिए दो और वर्ड करते हैं, उसके बाद छुट्टी वो कैप्स का। अगला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है, बताइए। और इन्हांस करना, ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना होता है, सुधार करना, मेलियोरेट करना, इम्प्रोवाइज करना। ऑगमेंट मतलब सुधार करना। तो बताइए ऑगमेंट कैसे इसको याद रखेंगे? ऑगमेंट इन्हांस करना मतलब बढ़ाना, सुधार करना, इस सेंस में होता है। तो इसको देखिए, देखिए ऑगमेंट अगस्त, अगस्त ऑगमेंट, ऑगमेंट अगस्त, ऐसे याद हो जाएगा। अगस्त महीने तक मैं अपने नॉलेज को ऑगमेंट कर लूंगा, इन्हांस कर लूंगा। तो ये लिंक वर्ड हो गया, इससे हम इस वर्ड को याद करेंगे। अगस्त तक ऑगमेंट हो जाएगा आपका नॉलेज, बिल्कुल। अभी बहुत टाइम है ना, अभी क्या चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप अपने नॉलेज को ऑगमेंट कर लेंगे, बिल्कुल। अगर हम रेगुलर करें, रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो ऑगमेंट हो जाएगा ना, इंप्रूव हो जाएगा। तो अगस्त महीने तक ये लिंक वर्ड हुआ, इससे वर्ड को जोड़ रहे हैं और वाक्य में लिख के प्रयोग में ला रहे हैं। वर्ड को प्रयोग में हम नहीं ला पाते, और जब हम वर्ड को प्रयोग में लाने लगे तो आप एकदम चिमेरिकल पर्सनालिटी बन जाते हैं एकदम। अगस्त महीने तक, बाय द मंथ ऑफ अगस्त या बाय अगस्त आई विल ऑगमेंट एंड इनहांस माई नॉलेज, सही है कि नहीं? आई विल ऑगमेंट एंड इनहांस माई नॉलेज। तो ऑगमेंट और इनहांस का मतलब क्या होता है? ऑगमेंट और इनहांस का मतलब हुआ बढ़ाना,
सुधार कर लेना, इसको हम अमेलियोरेट भी बोलते हैं। अमेलियोरेट का मतलब भी होता है सुधार करना, अमेलियोरेट करना, इम्प्रोवाइज करना। वैसे बढ़ाने के लिए मैग्नीफाई भी होता है, मैग्नीफाई मतलब भी बढ़ाना, इंटेंसीफाई का मतलब भी बढ़ाना, एम्पलीफाई का मतलब भी बढ़ाना, इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना। लेकिन आइए दो दो एक एक वर्ड करके बढ़ाइए अपना नॉलेज, फिर अच्छा हो जाएगा। लास्ट वर्ड, वन मोर वर्ड इज लेफ्ट। चलिए इसको देखिए, अगला है अवेराइज। अवेराइज का मतलब होता है लालच। अवेराइज का मतलब क्या होता है? लालच। तो इसका हो जाएगा कुपिडिटी। और याद रखिएगा, एवेराइज जो होता है ना, सिर्फ पैसे का लालच होता है। जैसे रेपासिटी बोल रहे हैं तो होता है कोई भी दूसरा का धन देख के उसको चोरी करने का लालच, छीनने का लालच, रेपासिटी होता है। वोरासिटी भी लालच है, लेकिन वो खाने का लालच होता है। ग्रीड होता है दूसरे के धन के लिए लालच। तो ये एवराइज कुपिडिटी का मतलब लालच हुआ दोस्तों। इसको देखते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, लिंक वर्ड ढूंढते हैं इसका। देखिए उसके अंदर राइस की नहीं मनी की एवेरिस है, राइस की नहीं मनी की एवेरिस है, यानी मनी के लिए एवेरिस का प्रयोग होता है। तो एवेराइस, राइस, राइस एवेराइस, राइस एवेराइस लिंक हो रहा है ना। उसके अंदर राइस की नहीं मनी की एवेराइस है और कुपिडिटी है। ही हैज नो एवेराइस फॉर राइस बट फॉर, ही हैज एवेराइस एंड कुपिडिटी फॉर मनी, मनी माइंडेड है। सही है। तो एवेराइज का मतलब हुआ लालच। और क्या क्या होता है लालच का बताओ? कुपिडिटी, ग्रीड, रेपासिटी, वोरासिटी, टेम्पटेशन, ये सब का मतलब होता है ग्रीड, लालच। क्या होता है? लालच। हाँ, चलिए तो हम लोग इडियम फ्रेजेस सेनोनेम को लेके चलेंगे अभी, और इसके बाद हम OWS और रूट वर्ड्स को लेके चलेंगे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूट से बनता है सारा, ग्रीक और लैटिन रूट से। उसके बाद हम फ्रेजल वर्ब याद करेंगे, फ्रेजल वर्ब याद करेंगे और एंटोनिम्स, ये साथ में लेके चलेंगे। तो हम हर सेगमेंट में अलग, और फिर लास्ट में कंफ्यूजिंग वर्ड्स। चलिए आज, अभी दोस्तों ग्रामर के कोई टॉपिक शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि पहले कुछ ग्रामेटिकल टर्म को आप अच्छे से समझें, ग्रामेटिकल टर्म को अच्छे से समझें। कहाँ गए जी? हाँ आ जाइए। देखिए दोस्तों, ग्रामर में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रामर को पढ़ने के पहले कुछ ग्रामर के में जो यूज होने वाले शब्द हैं ना, टर्म्स हैं, उसको अगर हम उससे हम फेमिलियर हो जाए ना, तो हमें ग्रामर पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा सुविधा मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। हमें ग्रामर के किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स को समझना अनिवार्य है, ताकि इसके अध्ययन में आसानी हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस चैप्टर को दिया जा रहा है। पहले सबसे पहला आता है लेटर। लेटर क्या है? तो सबसे पहले आता है दोस्तों कि लेटर क्या है। तो आप बताइए, ये जो लेटर है, देखिए जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स एक्चुअली है क्या? ये जो ABCDEFGH बोलते हैं, वो है क्या? वो एक्चुअली साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है। जैसे हम बोलते हैं ए, तो ए बोल रहे हैं, तो ए जो है ना एक साउंड है, और साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है, जिसको हम बड़े लेटर में ए और स्मॉल में ऐसे लिखते हैं। तो एक सिंबल है। लेटर क्या है? सिंबल है। ये जो लेटर है वो क्या है? एक सिंबल है। तो जैसे लेटर साउंड का सिंबल है, जैसे साउंड होता है दो तरह का, एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो साउंड को ही हम लेटर बोलते हैं। जैसे जो वोकल कोड से निकलता है, वोकल कोड, जैसे ए बोलो ए, तो यहाँ वोकल कोड से निकल रहा है ई।
आई ओ यू कहाँ से निकल रहा है? वोकल कॉर्ड से ना। तो इसको हम कहते हैं वोवेल साउंड या वोवेल लेटर, यानी जो वोकल कॉर्ड से निकलता है वो वोवेल साउंड है। और लेटर क्या है? उसी साउंड को एक रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बनाया ग्रामेरियन ने कि भाई ए को ऐसे लिखना है, ई को ऐसे लिखना है, ओ को ऐसे लिखना है, यू को ऐसे लिखना है। तो ए ई आई ओ यू ये जो 5 है ना, ये वोवेल लेटर्स होते हैं। वोवेल लेटर का मतलब ये वोवेल वोकल साउंड से निकलने वाले जो लेटर होते हैं उसको हम वोवेल लेटर्स या वोवेल साउंड कहते हैं। बोलिए, लेटर क्या है? साउंड है। लेटर क्या है? साउंड है। क्या है लेटर? साउंड है। इनफैक्ट साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है ना। और इसी को अगर हम दूसरा जो बोलते हैं वो होता है कॉन्सोनेंट लेटर, है ना। कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट लेटर्स में कौन कौन आते हैं? वो सारे साउंड जो वोकल से नहीं बल्कि टीथ से निकलता है, लिप्स के सहयोग से निकलता है। लिप्स, टंग, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, इसके सहयोग से जो साउंड निकलता है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे अगर बोलो ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी लेटर बोलो, जैसे बी बोलो, तो बी बोलोगे ना तो बिना जिसका लिप्स नहीं होगा वो बी नहीं बोल पाएगा। जैसे सी बोल रहे हैं, सी, तो सी में जो है ना टंग जो है ना नीचे वाला टीथ में टच होता है। डी, तो डी बोलिएगा ना तो आपका टंग ऊपर वाला पैलेट में टच होता है। अगर हम बोल रहे हैं एफ, तो एफ बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी लिप्स दोनों सटता है और एक बार में बर्स्ट होता है। समझ रहे हैं? तो जो वोकल कोड से निकले वो साउंड वॉवेल, और उस साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल वॉवेल लेटर। जो टीथ, टंग, लिप्स, इन सब के माध्यम से जो निकलता है वो हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। समझ रहे हैं ना? ये होता है। चलिए हम आते हैं यहाँ। तो लेटर क्या है? लेटर यह किसी भी वर्ड का एक इकाई होता है। प्रत्येक लेटर एक स्पेसिफिक साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल होता है। और इसका पीडीएफ मैंने पहले ही डाल दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। अभी हम ग्रामर के टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हम टर्म बता रहे हैं। लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट क्या है, सिलेबल क्या है, आपके नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है। समझ रहे हैं ना? क्लाउज क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये जानने का प्रयास करना है। सही है ना? पहले, उसके बाद हम शुरू करेंगे नाउन से। तो समझ में आया कि लेटर कुछ और नहीं, साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल को ही हम लेटर कहते हैं। और लेटर जो टोटल होते हैं वो होता है 26, जिसको हम एक साथ बोलते हैं अल्फाबेट। याद रखिएगा एक लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है। अगर हम तमिल में बोले तमिल में कितने अल्फाबेट्स होते हैं तो गलत हो जाएगा। तमिल में कितने अल्फाबेट होते हैं? अल्फाबेट एक ही होगा, एक भाषा एक ही अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर में लेटर्स कई होते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट कितना होगा? एक। लेटर्स कितना है? 26। 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट एक होता है। तो साउंड के आधार पे लेटर्स को दो ग्रुप में बांटा, कॉन्सोनेंट लेटर्स, वोवेल लेटर्स। कॉन्सोनेंट हो गया 21 और 5 हो गया वोवेल लेटर्स। तो इसको मैंने आपको बता दिया। याद रखिए, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन साउंड जो होते हैं ना वो 44 होते हैं। साउंड 44 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार वोवेल लेटर कॉन्सोनेंट साउंड भी दे देता है, और उसी प्रकार कई बार कॉन्सोनेंट लेटर वोवेल साउंड भी देता है। तो इस प्रकार लेटर तो 26 होते हैं लेकिन साउंड होता है 44। अगर कोई पूछे कि साउंड कितने होते हैं तो बोलना कि 44 होते हैं। समझ गए? कितने साउंड्स होते हैं दोस्तों? साउंड्स कितने होते हैं? हाँ, 44 होते हैं। अच्छा, अल्फाबेट किसी भी भाषा में कितने अल्फाबेट होंगे? एक ही होगा ना। जैसे तेलुगु में कितना अल्फाबेट है? मलयालम में, उड़िया, भूटिया, कन्नड़, फ्रेंच, एक ही। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आई नो द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, तो गलत है कि नहीं? अल्फाबेट बोलेंगे। अगर मैं बोलूं कि आई नो द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, तब सही होगा ना?
सब सही है। 2 लैंग्वेज है तो अल्फाबेट्स ही होगा, एक लैंग्वेज की बात होगी तो अल्फाबेट। तो इंग्लिश लिख देगा कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। तो आप कैसे सुधार करेंगे? देयर आर 26 अल्फाबेट्स या देयर आर 26 लेटर्स? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है ना। देखो इंग्लिश में लेटर्स कैसे लिखा जाता है, पता है ना सबको? ABCDEFGH पता है? आर स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है। देखिए याद रखिए, इसको मत याद रखिए, पहले ही पढ़ लिए। हाँ, अब बात आती है कि लेटर तो हम समझ गए, सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल जो होता है ना, जैसे वर्ड बोलते हैं, तो कोई भी वर्ड होगा ना, तो वर्ड का सबसे छोटा पार्ट को हम सिलेबल बोलते हैं। और कोई भी सिलेबल होगा ना तो उसमें एक वॉवेल साउंड जरूर होगा, मतलब एक ना एक साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब कोई भी साउंड हो, जैसे चाहे वॉवेल साउंड उसमें बने या कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई वर्ड है जिसमें 2 साउंड है, जैसे एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, 2 साउंड है तो 2 सिलेबल हो गया। अगर एक वर्ड में 3 साउंड है तो कितना सिलेबल हो गया? 3 सिलेबल। एक वर्ड में 4 साउंड निकल रहा है तो कितना सिलेबल हो जाएगा? 4 सिलेबल। एक वर्ड में 5 साउंड निकल रहा है तो कितना हो जाएगा? 5 सिलेबल। समझ रहे हैं ना? अर्थात कोई भी वर्ड में एक सिलेबल होना जरूरी है। अगर एक सिलेबल का वर्ड होगा तो वो वॉवेल साउंड होना चाहिए। बिना वॉवेल साउंड का कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। यह किसी भी वर्ड का एक पार्ट होता है जिसमें सिर्फ एक वॉवेल साउंड होता है। किसी भी वर्ड में एक सिलेबल का होना आवश्यक है। कुछ वर्ड्स एक से अधिक सिलेबल के होते हैं। एक सिलेबल वाले वर्ड्स हैं जैसे सी, एक बार में साउंड निकल रहा है, सी, ही, गो, सिट, जॉय, एक सिलेबल वाले वर्ड हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं मल्टीपल सिलेबल वाले, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में देखिए कितना है, इन, टेली, इंटेलिजेंट, 3 सिलेबल हो गया। तो 3 सिलेबल है। ब्यूटी, ब्यूटीफुल, 2 सिलेबल हो गया। सक्सेसफुल 2 सिलेबल है। हैंडसम 2 सिलेबल है। तो कोई एक सिलेबल का रहे, कोई एक से ज्यादा का रहे, लेकिन बिना वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड के, मतलब वॉवेल साउंड तो होना ही होना है। बिना वॉवेल साउंड का कोई वर्ड नहीं बनेगा। अब बात है कि वर्ड किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, वर्ड किसे कहते हैं? क्या कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड बोल देंगे? नहीं, कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं बोलेंगे। वर्ड तभी बोलेंगे जब वो उसमें कम से कम एक सिलेबल हो, एक से ज्यादा सिलेबल भी हो सकता है। दूसरी बात, उसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग हो। तीसरा, कि वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो हम बोलते लिखते हैं ना, उसको 8 पार्ट्स में बांटते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 वर्ड्स हैं। तो कोई भी वर्ड होने के लिए इन 8 में से किसी ना किसी फैमिली का मेंबर होना चाहिए। 8 फैमिली है, तो कोई भी वर्ड अगर इन 8 फैमिली में से किसी मेंबर का नहीं है तो वर्ड हम नहीं काउंट करेंगे। कोई वर्ड है और उसका एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है तो हम उसे वर्ड नहीं काउंट करेंगे। कोई वर्ड है जो बिना सिलेबल का हो, वो वर्ड नहीं हो सकता है। जैसे मैंगो है, तो ये मैंगो हमारा ग्रामेटिकली ये 8 पार्ट्स में से ये नाउन है। मैंगो का मतलब होता है एक फल है, और मैंगो जो है ना, इसमें सिलेबल है, मैन गो, मैन गो, 2 सिलेबल है। अब ये वर्ड बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं ओ जी और इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये कहाँ से कोई ग्रामेटिकल क्लास बनाएगा? तो ये सारी बातें, शर्तें, क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। सही है ना? सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस जो होता है, इसको हम कहेंगे कि ये शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसका एक सेंसिबल मीनिंग होता है। इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट का होना जरूरी है। अब यहां से हर करी दर करी खुलेगा। अब बात आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है। तो अब ये समझिए कि सेंटेंस मतलब वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है
जिसका अपना एक सेंसिबल मीनिंग हो, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, और प्रीडिकेट का मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जो पूरा हिस्सा होता है जिसमें एक मेन वर्ब का होना जरूरी है, उसे प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे ये देखिए, ही और हेल्प्स द पुअर, तो ये कौन हेल्प करता है पुअर को? वह। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट बात करता है वो होता है प्रीडिकेट। तो जब हम कोई भी सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ेंगे ना, तो अंग्रेजी हिंदी की तरह समझ में आने लगेगा। सी रिस्पेक्ट्स हर एल्डर्स, तो सी हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रीडिकेट। बोलो, कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट का होना जरूरी है ना? यस। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? ऐसा मत बोलिएगा कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो फिर गलत होगा, अंग्रेजी हम समझ नहीं पाएंगे। सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है वो होता है सब्जेक्ट। जब हमारे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं तो हम कैसे बोलेंगे वाक्य? तो किसी चीज के बारे में हम बताना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वही होता है सब्जेक्ट। ठीक है ना? और जो सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है उसे हम कहते हैं प्रीडिकेट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? प्रीडिकेट। क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। तो बोलिए, सेंटेंस किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सेंसिबल मीनिंग हो, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट हो। वर्ड किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, जिसका अपना एक सेंसिबल मीनिंग हो, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक पार्ट ऑफ का मेंबर हो, और साथ ही साथ इसमें कम से कम एक सिलेबल वॉवेल का होना चाहिए। लेटर क्या है? लेटर साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है, और ये साउंड दो तरह का होता है, वोकल कोड से निकला हुआ वॉवेल साउंड, और जो टीथ, टंग, अपर पैलेट मतलब ऊपर का तालू, नीचे का तालू, जीभ, ये सबसे जो निकलता है वो कॉन्सोनेंट होता है। लेटर्स होते हैं 26, अल्फाबेट होते हैं कोई भाषा में एक, और साउंड कितने होते हैं? साउंड कितने होते हैं दोस्तों? 44। अब एक वर्ड आता है प्रीफिक्स। क्या है? तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है कि जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसके पहले आके उसकी मीनिंग को बदल देता है ना? तो पहले आके मीनिंग को बदल देता है, तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। यानी कि प्रीफिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग है, जो मतलब पूर्व में आता है वर्ड के। तो प्रीफिक्स एक वर्ड का पार्ट होता है, लेटर हो सकता है, वर्ड होता है, जो किसी भी बेस वर्ड के पहले जोड़कर एक नई मीनिंग हम प्राप्त करते हैं। जैसे देखो, जॉय है, तो जॉय का मतलब क्या हुआ? खुशी हुआ ना? जॉय का मतलब क्या हुआ? खुशी। और अगर हम इंजॉय बोल देते हैं तो इन प्लस जॉय मिलके क्या हो जाएगा? इंजॉय। तो ये जॉय हमारा नाउन था, और ई एन लगते ही ये क्या बन गया? वर्ब बन गया। इंजॉय मतलब जैसे यहाँ पे है वायलेंस, हिंसा, नॉन वायलेंस, इसको मिलाते ही ये बन गया हमारा एक नया वर्ड। लिटिल, छोटा, बी लिटिल बनाते ही हो गया नया वर्ड, वर्ब बन गया। जैसे फ्रेंड है, ये दोस्त होता है, नाउन है, बी फ्रेंड बोल देंगे तो दोस्ती करना हो जाएगा। तो एक वर्ड एक लेटर हो सकता है जो किसी बेस वर्ड के पहले आके मीनिंग बदलता है। सफिक्स जो होता है ये किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ के उसका मीनिंग को बदलता है। तो ये हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, यहाँ सक्सेज है और लास्ट में फूल लग गया, तो ये हो गया हमारा ये सफिक्स, ये हो गया सफिक्स, और ये दोनों मिलके बन गया एक नया वर्ड। तो जो पहले आता है प्रीफिक्स, बाद में आता है वो सफिक्स होता है। हम ग्रामेटिकल टर्म पढ़ रहे हैं, अभी कोई ग्रामर शुरू नहीं किया है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह चीज या व्यक्ति होता है जिसके लिए वाक्य के अंदर सारी बातें कही जाती है। जैसे सारी बातें यहाँ पे जो है ना, वी के लिए है। वी हैव असिस्टेड देम इन द प्रोजेक्ट। कौन असिस्ट किया है उन लोगों को प्रोजेक्ट में? हम लोग। ये हो गया सब्जेक्ट। किसका? किसका सब्जेक्ट? वर्ब का। द वाटर ऑफ ऑल द रिवर इन इंडिया इज पॉल्यूटेड। वर्ब से लेके एक हिस्सा में तोड़ दीजिए, ये दूसरा हिस्सा क्या पॉल्यूटेड है? इंडिया, रिवर्स या पानी? पानी। ये है हमारा सब्जेक्ट। वेयर आर योर पेरेंट्स? आपके पेरेंट्स कहाँ है?
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट शुरू में ही आएगा, सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है। सब्जेक्ट मतलब ट्रेडिशनली शुरू में आता है, लेकिन शुरू में तो हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लगा सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा सकते हैं, मैनर लगा सकते हैं, बहुत सारे एडवर्ब आ जाते हैं। देयर वर मेनी रेडुलेंट फ्लावर्स, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि खुशबूदार बहुत सारे फूल हैं, स्कैटर्ड हैं चारों तरफ। तो देयर यहाँ एडवर्ब है, वेयर यहाँ एडवर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट पेरेंट्स हो गया, यहाँ फ्लावर्स हो गया। तो हम सब्जेक्ट ऐसे पहचानेंगे कि वाक्य में किसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो यहीं तक हम लोग क्लास को, एक प्रीडिकेट भी देख लीजिए, सब्जेक्ट देखे हैं तो देखिए, और यहाँ के बाद आगे कल से पढ़ेंगे, 1 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन फुल ऑफ बीन्स रहना है सबको। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, इडियम मैंने बोला है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, वी हैव टू बी फुल ऑफ बीन्स, ये इडियम है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंथुजियाज्म। क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंथुजियाज्म। अच्छा बच्चों, जब हम बोलते समय, जब हम वाक्य में इडियम को प्रयोग करते हैं तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। यही करना है हमें, यही करना है हमें, समझ रहे हैं। अब यही बोल दे, माउंटेन ऑफ बीन्स, दिस इज अ माउंटेन ऑफ बीन्स, मतलब मामूली बात है। दिस इज अ माउंटेन ऑफ बीन्स, ये क्या है, मामूली बात है। स्पिल द बीन्स, सीक्रेट को डाइवर्ज करना, सीक्रेट को उजागर करना। तो एक साथ जब हम बनाएंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। ही इज फुल ऑफ बीन्स, आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज, आई वॉन्ट टू स्पिल द बीन्स, मैं सीक्रेट को उजागर करना चाहता हूं। अरे दिस इज अ माउंटेन ऑफ बीन्स यार, ये कोई उतना बड़ा बात नहीं है, मामूली बात है। तो अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं सब, तो हम प्रभावशाली लगते हैं या नहीं लगते हैं। जब हम वाक्य में, जब हम बोलते समय, कोई भी पर्सन अगर बोलते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, अच्छे इडियम का प्रयोग करता है, वो प्रभावशाली लगता है या नहीं लगता है। कोई भी नेता जो आपके होते हैं वो शब्दों के साथ खेलते हैं ना। जो बड़े बड़े राइटर होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनके शब्द बहुत पावरफुल होते हैं ना। यानी कि जिसके पास वर्ड पावर होगा वही मैन पावर बनाता है। लेकिन वर्ड को हम नोटबुक में रखेंगे तो कैसे मैन पावर बनेगा, कैसे सफलता मिलेगा। हमें वर्ड को क्या करना है, व्यवहार में लाना है। क्या करना है, क्या करना है, व्यवहार में लाना है। तो व्यवहार में लाने के लिए सिनोनिम जो यूज करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, इडियम फ्रेजेज भी वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो आसानी से याद होगा ना। हाँ, तो अब ये देखिए लास्ट पॉइंट, ये देख लीजिए आज का। प्रीडिकेट का मतलब, सेंटेंस का 2 हिस्सा होता है, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट। हम कहते हैं कि हमें अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होता है, परेशानी बस एक बात के लिए है, एरर खोजने में दिक्कत है, इंप्रूवमेंट बनाने में दिक्कत है। सेंटेंस को 2 हिस्सा में तोड़ो, सारा काम क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का बाकी हिस्सा प्रीडिकेट होता है, जिसमें एक मेन वर्ब का होना। वाक्य में कुछ रहे या ना रहे, मेन वर्ब ना हो तो वाक्य डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है ना, ये सब्जेक्ट को छोड़ के पूरा हो गया प्रीडिकेट। ये सब्जेक्ट है, ये प्रीडिकेट है, समझ रहे हैं। तो ये कौन असिस्ट किया था उन लोगों को प्रोजेक्ट में, हम लोग। तो ये सब्जेक्ट हो गया। हम लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हम लोग असिस्ट किए थे उन लोगों को। हिज बिजनेस, इस बिजनेस के बारे में बताने वाला ये पार्ट है कि खतरा में है, क्या खतरे में है, उसका बिजनेस। एट स्टेक फ्रेज है, एट स्टेक मतलब फ्रेज, खतरे में, इन डेंजर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, 1 घंटा का क्लास रेगुलर होगा। 5-6 महीना में कोर्स खत्म करेंगे, लेकिन 2 साल तक मैं आपको हेल्प करूंगा कि किसी का 90% तैयारी हुआ, किसी का 80% हुआ, किसी को 70% हुआ। तो हम पूरा 2 साल तक आपको असिस्ट करेंगे, और 2 साल में एकदम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा देंगे। समझ रहे हैं। यू विल बी इन द 7th हेवन, यू विल बी ऑन द क्लाउड 9। कितना अच्छा लगता है जब हम मीडियम बोलते हैं, यू विल बी इन द 7th heaven, you will be on the cloud 9, you will be on the top of the world, you will complete this course with flying colors। इडियम यूज करते हैं तो अच्छा लगता है ना दोस्तों। हाँ, यही करना है आपको।
मैं ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप शुरुआत से फॉलो करें। अभी हम लोग का पहला क्लास है, 2-4-5 दिन तक हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे ग्रामेटिकल टर्म्स को। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट। 2 नोटबुक जरूर बना लीजिएगा, ग्रामर का अलग, वोकेबलरी का अलग।